नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की। 16 और 17 जून को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी सोच ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय हो, केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को और मजबूती प्रदान की जाए। इस दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि सवाल संघवाद की शक्ति का है, टीम इंडिया का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्य सचिवों के इस पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में आज इसी पे चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव गंगाराम अलोरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगाराम जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पे। साथ ही मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव माधव लाल जी से। माधव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे जो पहलू हैं, जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है मुख्य सचिवों का, इसके क्या मायने हैं, इसके अलग अलग जो पहलू हैं वो क्या संकेत करते हैं, इसको मैं समझूंगा डॉक्टर AK वर्मा जी से। वर्मा जी, आपका स्वागत है। AK वर्मा जी निदेशक हैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, कानपुर से। आपका स्वागत है। शुरुआत मैं गंगाराम जी आपसे करूंगा। पहला मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मैं तो इसको बहुत ही बड़ा कदम मानता हूँ और ये देरी से उठाया गया कदम है, लेकिन बहुत अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ सालों में मुख्य सचिवों के साथ में राष्ट्रीय कक्षा के और स्टेट जो प्रोजेक्ट्स थे, चाहे रेलवे से, पावर प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की उनकी समीक्षा महीने में एक बार प्रधानमंत्री जी मुख्य सचिव के साथ करते हैं। जी, पहली बार जो है एक इलैबोरेट एजेंडा किया गया है, तो उसमें हमारी जो भी प्रायोरिटीज है भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, तो दोनों में कैसे समन्वय किया जाए। रोजगारी की तकें, शिक्षा नीति है, या फिर हमारे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोग्राम है, चाहे गति शक्ति प्रोग्राम हो, आत्मनिर्भर प्रोग्राम, इस सारे प्रोग्रामों को किस तरह प्रशासनिक व्यवस्था और स्टेट और राज्य की प्रायोरिटी को ईज ऑफ लिविंग किस तरह बेहतर बनाया जाए, उसके लिए बहुत ही बड़ा कदम है और मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री को खूब धन्यवाद देना चाहूँ। जी, बिल्कुल, इसके अलग अलग अपने मायने हैं। जाहिर सी बात है, जब हम मुख्य सचिवों की बात करते हैं, देश में जो हमारी नौकरशाही है उसका एक मजबूत तंत्र है, और विकास योजनाओं की बात की जाए, क्रियान्वयन की बात की जाए, तो उसमें जो प्रशासनिक हमारा ढांचा है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। माधव लाल जी, आप कैसे देखते हैं इस पहल को? क्योंकि मुख्य सचिवों के साथ चर्चा, करीब 200 लोग इसमें भाग ले रहे हैं और अलग अलग इसके पहलू हैं। बात चाहे शिक्षा की जाए, स्वास्थ्य की जाए, जो सरकार की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन कैसे हो, राज्य और केंद्र के बीच कैसे समन्वय हो, इस दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कहना है आपका? तो ये जैसे अलोरिया साहब ने कहा, ये बहुत अच्छा कदम है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना, और वो भी इसकी अहमियत जो है प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग ले रहे हैं उससे जाहिर है। क्योंकि काफ़ी काम जो है डेवलपमेंट का, चाहे वो सोशल सेक्टर्स हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हों, वो ज़मीनी तौर पे स्टेट में होता है। जी, कई बारी जैसे पॉलिसीज बनती हैं, मगर अक्सर ये भी इशू आता है कि पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन में कमी बेशी रह जाती है। तो वो कमी बेशी जो है वो गैप्स होती हैं इन इंस्टीट्यूशंस के बीच में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, या लोकल बॉडीज हैं। तो इन लेवल्स ऑफ गवर्नेंस के बीच में कई बारी वो गैप्स रह जाती हैं, और वो एक दूसरे को ठीक तरह से समझें, और जिस तरह से पॉलिसी बनाई गई है उसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको किस तरह से कार्यान्वित करना है ग्राउंड लेवल पे, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या सोच है, स्टेट गवर्नमेंट में या लोकल गवर्नमेंट में क्या उसमें ज़मीनी तौर पे दिक्कतें आती हैं या उनके क्या चैलेंजेस हैं, इस पे सलाह मशवरा करना मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा कदम लिया गया है। पहले भी ये डिस्कशंस होते रहे हैं, मगर शायद वो
मिनिस्ट्री की लेवल पे होते रहे हों या किसी और लेवल पे, मगर प्राइम मिनिस्टर ने जो सब स्टेट्स को, और जाहिर है कि इसमें काफी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज भी होंगी, जी। वो भी शामिल हो रही हैं, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने की भी बहुत उम्मीद है, और इससे जो हमारी स्कीम्स हैं उसको मेरे ख्याल में ज्यादा एफिशिएंसी मिल पाएगी इन इम्प्लीमेंटेशन, और ऑल्सो कहीं पे अगर दिक्कतें हैं तो उनको स्कीम्स को ट्वीक भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल। AK वर्मा जी, अगर बात प्रधानमंत्री जी की मैं कहूं तो उन्होंने विकास के मुद्दे पर अलग अलग मंचों से कई बार टीम इंडिया का शब्द का उपयोग किया है कि हम टीम इंडिया के रूप में काम करें, देश के सभी राज्यों का विकास हो, देश का विकास हो, जो जन कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की, उनका मिलकर कैसे क्रियान्वयन हो, इस पर जोर रहा है प्रधानमंत्री जी का। जाहिर सी बात है, जो भी योजनाएं बनती हैं, सरकारें किसी राज्य में आती हैं जाती हैं, केंद्र में भी बदलाव होते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक ढांचा होता है वही एक तरह से इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का, क्रियान्वयन का काम करता है। आप कैसे देखते हैं इस सम्मेलन को? देखिए, इस सम्मेलन की जो इम्पोर्टेंस है उसको तो सभी लोग समझ रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए, इसको जरा दूसरे पर्सपेक्टिव में समझते हैं कि अभी तक जो भारतीय राजनीति थी, उस भारतीय राजनीति में एक जाति का कंपोनेंट बड़ा इम्पोर्टेंट था, और ज़्यादातर फोकस जाति पे होता था, एम्पावरमेंट पे होता था, गवर्नेंस पे फोकस होता था, लेकिन डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं होता था। कुछ ऐसी हमारे देश में पॉलिटिकल कल्चरल विसंगतियां हैं, जिससे कि सभी लोग कहते थे कि हमको जनता का विकास करना है, लेकिन वो विकास बड़ा पीसमील, स्कैटर्ड, और एक प्रकार से उसमें कोई कोहेसिवनेस नहीं थी। जी। तो अल्टीमेटली जब हम संघवाद की बात करते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था है, तो एक हम पूरे यूनिटरी उसको एक जैसे बॉडी होती है, क्योंकि भारत का जो संविधान है, अक्सर ये लोगों को मुगालता होता है कि भारत एक संघीय व्यवस्था है जो अमेरिकन पैटर्न पे है या किसी पैटर्न पे है, लेकिन हमारे यहाँ जो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, हमारे यहाँ यूनियन वर्ड यूज किया गया है, और ये यूनियन ये शो करता है कि हमारे देश में एक सावयवता है, और वो संघीय सरकार जो है या राष्ट्रीय सरकार जो है एक पूरे देश को एक यूनिट की तरह से लेके चले। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारे यहाँ 29 लगभग राज्य हैं और कई 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी अलग अलग सरकारें हैं, और सब लोग अलग अलग ढंग से शासन कर रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारे जो संघीय मॉडल है, हमारा जो फेडरल मॉडल है, उसको अगर आप 1950 से उठा के देखें तो उसमें हमको 4 मेजर प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, और जो लेटेस्ट प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। जैसे पहला जो 20 साल का कालखंड हुआ 1947 टू 1967, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉल था, जिसमें कि केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस का शासन हुआ करता था। कोई प्रॉब्लम होती थी तो एक पार्टी एक ही कॉमन थी, वो सॉल्व हो जाता था। 1967 में जब चौथे आम चुनाव हुए और 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, तो फिर वो एक कांग्रेस वर्सेस नॉन कांग्रेस सरकारों का एक कॉन्फ्लिक्चुअल मॉडल जो है फेडरलिज्म में आया। दैट वाज द सेकंड। वो 1967 से चलते चलते फिर जनता पार्टी आई तो उसने कहा कि साहब जो है कांग्रेसी सरकारों को भंग करो। फिर 80 में कांग्रेस लौट के आई, उसने कहा कि जनता पार्टी की सरकारों को भंग करो। वो होते 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 चलता रहा मॉडल। थर्ड मॉडल 1990 में आया, जबकि हमने एलपीजी मॉडल एक्सेप्ट किया अपनी इकोनॉमी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। और जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल हमने एक्सेप्ट किया, तब वहाँ पे ये हुआ कि राज्यों को भी बहुत सारे इकोनॉमिक जो है ऑटोनॉमी दी गई, और ये हुआ कि राज्यों में एक जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी कॉम्पिटिटिव मोड में आ गई कि हम अच्छा काम करें, अपने देश में इन्वेस्टमेंट लाएं। अपने राज्यों ने अपने यहाँ एफडीआई के कॉन्क्लेव्स करने शुरू किए, तरह तरह के, गुजरात से शुरू हुआ और भी राज्यों ने उसको फॉलो किया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मॉडल है, जो कि जिसको मैं कॉम्बैटिव फेडरलिज्म कहता हूँ, जो कि हमको 1921 से वेस्ट बंगाल से दिखाई दे रहा है, जिसमें कि जैसे एक हमलावर होने वाली भावना है कि केंद्र सरकार पे राज्य सरकार हमलावर हो रही है, हर चीज पे वो कंडेम कर रही है। इलेक्शन कमीशन को कंडेम, सुप्रीम कोर्ट कंडेम, प्राइम मिनिस्टर कंडेम, ये एवरी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इज बीइंग कंडेम्ड। ये मॉडल पंजाब में हमने देखा, सिक्योरिटी गन्स ब्रीच जो हुआ,
तेलंगाना में भी हमने रिसेंटली देखा जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने, तो बहुत सारे अब जो लेटेस्ट मॉडल है फेडरलिज्म का, तो ऐसे देश नहीं चलेगा, ऐसे विकास नहीं होगा। इसलिए मोदी जी की ये जो पहल है, सबको मुझे लगता है ये समझाने की है सभी राज्यों को कि पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली जिन राज्यों में भी अलग अलग सरकारें हैं भाई, वो का संविधान की 7 शेड्यूल उनको एम्पावर करता है कि आप अपने अपने ढंग से काम करते रहें। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो लेट अस टॉक अबाउट ए कंसर्टेड टीम इंडिया। जी और वो टीम इंडिया, चाहे वो स्टेट का सब्जेक्ट हो, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट हो, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट हो, जहां विकास का मुद्दा है वहां पे हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अपार्ट जी रखें। ए के मुझे वर्मा लगता जी, है बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल वर्मा जी, आपने इसके राजनीतिक पहलू आजादी के बाद जो रहे वो भी आपने बताया, और इसका जो प्रशासनिक तालमेल है उसकी तरफ भी आपने इशारा किया। जाहिर तौर पर कुछ सवाल हैं, वो मैं सवाल आपसे समझने की कोशिश करूंगा आप लोगों से, लेकिन फिलहाल ये जो सम्मेलन है इसका जो फोकस है, मुझे नहीं लगता वो किसी राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि बात इस सम्मेलन में जो एजेंडा है, इसकी जो प्राथमिकता रखी गई है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर है, शहरी शासन कैसा हो इसके ऊपर है, फसलों का जो विविधीकरण है, तिलहन दलहन एवं अन्य कृषि वस्तुएं जो हैं उसके ऊपर चर्चा की बात है, आत्मनिर्भरता की बात है। इस तरह के मुद्दे रखे गए हैं। गंगाराम जी, अगर बात प्रशासनिक ढांचे की हम कर रहे हैं और मुख्य सचिवों का सम्मेलन है, जाहिर तौर पे सरकार, केंद्र सरकार जो योजना बनाती है वो राज्यों में क्रियान्वित होती हैं, जमीन पर क्रियान्वयन उनका हो। इस दृष्टि से आप किन किन पहलुओं पर देखते हैं कि काम करने की जरूरत है अभी? देखिए, जैसे वर्मा जी ने कहा कि विभिन्न राज्यों के बीच में थोड़ा बहुत संघर्ष की स्थिति है। मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो अपोलिटिकल है। हो सकता है कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स में कहीं कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, बट बाय एंड लार्ज आवर ब्यूरोक्रेसी इज अपोलिटिकल। और ये जो सारा सम्मेलन है, जो ब्यूरोक्रेसी जो अपोलिटिकल है उसको लेके किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं का कैसे संकलन किया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो राज्यों की एक प्रायोरिटी होती है और केंद्र की प्रायोरिटी, दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। और हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है या भारत को जो आगे ले जाने की बात है, उस सारे जितने भी प्रोग्राम है या पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसी के और प्रोग्राम्स का सफल क्रियान्वयन कैसे हो, और उसमें कहीं भी थोड़ी बहुत खामियां रह गई तो चर्चा और विचार और विमर्श करके द्वारा किस तरह दुरुस्त किया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। ये मेरे हिसाब से पूरी फिलोसफी पूरे सम्मेलन में। और सरकारें बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बट हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफरेंसेस हमारी जो प्रशासनिक ढांचा है वो अभी भी सॉलिड है। और मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का आम आदमी तक पहुंचाने का जो मकसद है भारत सरकार का, वो उसमें सफल। जी माधव लाल जी, जब हम प्रशासनिक तालमेल की बात करते हैं, राज्य और केंद्र के बीच की बात करते हैं, इस तरह के सम्मेलन जो होते हैं उसमें आमतौर पर सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो इसकी एक प्राथमिकता रहती है। लेकिन जो इस सरकार की प्राथमिकता रही है कि योजनाओं का लाभ आम आदमी तक, समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक पहुंचे। जो पिछले 7 वर्षों का जो कार्यकाल सरकार का रहा है, आपने भी देखा है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल पारदर्शिता का भी एक बहुत बड़ा उठता है, और जब पारदर्शिता की बात आती है तो प्रशासन की बात भी आती है, उसकी जवाबदेही की बात भी आती है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये मेरा मानना है कि ये जो मीटिंग या कॉन्क्लेव हो रही है, ये इसकी एक तो अहमियत यही है कि ये पॉलिटिकल लेवल से बिल्कुल उठ के है जी। ये इसका मकसद बिल्कुल क्लियर है। और जहां तक हमें इसके एजेंडा देख के ये समझ में आया है कि उसका फोकस भी उन एरियाज पे है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत अहम रोल हो। आपने मेंशन किया जैसे कि शिक्षा जो है वो स्कूल एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, और वो मतलब काफ़ी उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज ज़्यादातर उसका स्टाफ सारा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे है। इसी तरह से अगर आप हेल्थ सेक्टर को ले लीजिएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सारी स्टेट लेवल पे है। अर्बन डेवलपमेंट की जहाँ पे हम बात करते हैं, तो अर्बन डेवलपमेंट में छोटे छोटे जो कस्बे शहर, उनकी भी डेवलपमेंट की बात है। ये सिर्फ जो बड़े शहर हैं उनकी डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये सारी
जो छोटे और बड़े शहरों की सबकी मिलके बात है। तो ये वो एजेंडा में मेरे ख्याल में वो चीजें हैं इसमें जो कि जिनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स पे या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स पे जी। बहुत ज्यादा निर्भर है। तो इसमें कोई पॉलिटिकल मेरे ख्याल में एंगल देखने की हमें जरूरत नहीं है। और जैसे आपने कहा, एक बड़ा चैलेंज हमेशा से ये रहा है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मगर वो लोगों तक कैसे पहुंचे, उसका डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को कैसे मिले और दिखाई दे, वो एक बड़ा चैलेंज रहा है। और उन्हीं स्ट्रेटजीज पर मुझे विश्वास है कि उन स्ट्रेटजीज पे काफी जोर दिया जाएगा। और ये जो स्ट्रेटजीज हैं, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक बड़ा ढांचा बनाया जा सकता है, मगर वो शायद प्राइम मिनिस्टर ये भी वहां पे सबसे कहेंगे कि जो लोकल इनिशिएटिव्स हैं उनको, या लोकल लेवल पे जो ट्वीकिंग की जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे, उस पर जोर दिया जाए, ताकि जो चीज फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में एक तरह से की जाएगी और शायद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह में उसका इम्प्लीमेंटेशन फर्क तरह से हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, उनकी लोकल कंडीशंस पे वो डिपेंड करता है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो इनिशिएटिव भी स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे लिए जाते हैं। तो उन सब पे जो चर्चा होगी और ख्यालात जो हैं वो एक्सचेंज होंगे, मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट को इतना जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको इतना मौका नहीं मिलता है डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जो है हाईएस्ट लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे सुनने के लिए और उनके डायरेक्ट जो ख्यालात हैं उनको समझने के लिए। तो ये बहुत अहम जो है मीटिंग है। और आई थिंक इसमें हर लेवल पे ही, इंक्लूडिंग सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि कई बारी सेंट्रल लेवल भी एक तरह से काफी जो है वो रियलिटी से हट के चीजें कर सकती है। इट इज नॉट के मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमेशा करती है वो सही है, स्टेट गवर्नमेंट में कई बारी बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और एक्सचेंज ऑफ प्रैक्टिसेस के ऊपर है, जहां तक मुझे समझ में आया। जी बिल्कुल। लेकिन ए.के. वर्मा जी, अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईएएस अधिकारी जो होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा हमारी सबसे उत्तम सेवाओं में से मानी जाती है, लेकिन जो डेपुटेशन के मामले होते हैं उसको लेकर कई बार सवाल उठ जाते हैं। अगर कोई अच्छा ऑफिसर केंद्र सरकार चाहती है तो उस पर राज्य सरकार को सवाल हो जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के जो विवाद होते हैं या इस तरह के जो सवाल होते हैं उसका असर कहीं ना कहीं कामकाज को भी प्रभावित करता है। आपने पश्चिम बंगाल का नाम लिया तो कई बार कुछ ऐसी घटनाएं उभर के भी सामने आई हैं। देखिए, वो तो सभी हम लोग जानते ही हैं, बहुत ही चर्चित केस रहे हैं वेस्ट बंगाल का, इसलिए उसको दोबारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए, अभी हमारे साथियों ने कहा कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। इसका मतलब पॉलिटिकल को कोई बहुत खराब चीज मानते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है। वो हर चीज जो राज्य से संबंधित है दैट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का मतलब ही होता है एनीथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू द स्टेट और द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल कोई एयर में चीज नहीं होती है कि साहब वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल हो तभी वो पॉलिटिकल होती है। एनीथिंग दैट पर्टेन्स टू द स्टेट, तो दिस इज ए स्टेट पॉलिसी एट द हाईएस्ट लेवल डिसीजन। और सारे राज्यों में और सारे केंद्र शासित क्षेत्रों में तो ये एक बहुत ही मेजर पॉलिटिकल पॉलिसी इनिशिएटिव है जिसका कि एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट्स लेवल पे कैसे बखूबी हो, मुझे लगता है शायद ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है। और रही तो हमारे देश की, तो बहुत फॉर्चुनेट बात है कि दैट वी हैव ए स्टील फ्रेम लाइक आईएएस। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हुआ है इधर 20-30 साल में, उस 20-30 साल में जो पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के ऊपर अपने को हावी करने की कोशिश करता है। देयर वाज ए टाइम, आज से 30-35 साल पहले, कि ये चीफ सेक्रेटरी कुड से नो टू ए चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर उसका बुरा नहीं मानता था, और माने तो माने। चीफ सेक्रेटरी में इतनी दम होती थी। मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में कोई ऐसी स्थिति सूरत बन रही है। और वो जो ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस या एसर्शन था चीफ सेक्रेटरी के पास कि वो नो भी कर सकता है चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि आजकल के देखिए जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पहले के पॉलिटिशियंस में जमीन आसमान का अंतर आ गया है।
आजकल के पॉलिटिशियंस एक दूसरे प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स वो भी कर रहे हैं, लेकिन एक उसमें जो सेल्फिश एलिमेंट है वो अपनी पार्टी को लेकर, अपने वोट बैंक को लेके या अपने स्टेट ए.के. को वर्मा लेके जी, अपने ए.के. वर्मा जी, राजनीति है तो राजनीति तो कहीं ना कहीं होगी ही, लेकिन मैं प्रशासनिक जो हमारा ढांचा है उसका योगदान कैसे विकास में हो, जो सरकार का भी एक एजेंडा है, प्राथमिकता सरकार की है, केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रही है कि टीम इंडिया के भाव के साथ हम काम करें। गंगाराम जी, देखिए, राजनीति अपनी जगह है जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्रामों की जब समीक्षा की, कई बैठकों में मैं भी उपस्थित रहा हूँ और उससे इतनी गति मिली है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, बहुत गति मिली है, मैं उसका खुद साक्षी हूँ। तो ये जो आज सम्मेलन जो हो रहे हैं, ये सम्मेलन मुझे लगता है ये ब्रॉड बेस्ड है। दैट वाज ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट दिस कवर्स सो मेनी सब्जेक्ट्स। तो इसका पूरा जो हॉलमार्क है, वो हॉलमार्क यही है कि किस तरह हमारे जो लक्ष्य है, भारत को एक सुपर पावर बनाने का, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, या आम आदमी का जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, हमारी जो डिलीवरी सिस्टम कैसे इफेक्टिव हो, और बीच में जो भी मिडिल मैन है, बिचौली है, वो कैसे खत्म किया जाए। तो इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम एंड सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इसका किस तरह इसको क्रियान्वयन किया जाए, आई थिंक माय माइंड दिस इज द फोकस ऑफ दिस। जी, और हमने देखा है दिल्ली में तो केंद्र सरकार के स्तर पे प्रधानमंत्री लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सरकार के, उनके साथ तालमेल करके साथ किसी योजना पर लगातार प्रेजेंटेशन इस तरह का देखते रहे हैं, वो होता भी है। माधव लाल जी, अगर इसकी बात की जाए आकांक्षी जिलों की, क्योंकि आकांक्षी जिले नीति आयोग का भी एक प्राथमिकता में कार्यक्रम है कि कैसे देश के जो अति पिछड़े जिले हैं वो कैसे विकास की दृष्टि से आगे बढ़ें, ये भी एक सत्र इस पे भी रखा गया है। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, तो ये जो ब्लॉक्स थे, डेवलपमेंट ब्लॉक्स, बैकवर्ड ब्लॉक्स, ये तो बहुत पहले से आइडेंटिफाइड रहे हैं और उनके लिए स्पेशल इनिशिएटिव, स्पेशल ग्रांट्स वगैरह भी दी जा चुकी है। तो मेरे ख्याल में आजकल भी वो चल रहा है प्रोग्राम, और इसके साथ साथ मैं सिर्फ अब क्या है कि मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो डेटा भी काफी अवेलेबल है, एक जिले को दूसरे जिले में क्या हो रहा है उसके बारे में आजकल शायद ज्यादा जानकारी रहती है, 10 साल पहले या 20 साल पहले कम रहती थी। तो अब जो है एक तरफ तो हम ये पिछड़े हुए ब्लॉक्स या जिले उनकी बात देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारे जो है कुछ जिले ऐसे आइडेंटिफाइड हैं जो कि आगे बढ़ने के लिए तैयार है, मतलब जो लीडर्स हैं एक्चुअली वो भी तैयार हैं। तो ये मतलब उसका भी मकसद यही है कि जो दूसरे जिले हैं उसमें ये देखा जा सके कि जो जहाँ पे तरक्की अच्छी हो रही है वहाँ पे क्या प्रैक्टिसेस हैं, उसमें क्या ऐसी चीजें अच्छी हो रही हैं जिसको एम्यूलेट किया जा सकता है और बाकी जिलों में वो प्रैक्टिसेस की जा रही है। अब ये जो मीटिंग हो रही है इस वक्त, ये ऑल इंडिया लेवल पे हो रही है। तो कहीं जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर में बात करते थे 20 जिले हैं तो आपस में 20 जिलों की बात करते हैं, मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शायद 600 जिलों की। 600 जिलों में क्या अच्छी चीजें, अच्छे काम हो रहे हैं, किस तरह से किस जिले का एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट में, क्या उन्होंने प्रैक्टिसेस ऐसी अपनाई हैं जिससे कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, चाहे वो स्टेट में हो या किसी और स्टेट में हो, उससे क्या कुछ सीख ली जा सकती है, वो भी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो रहा है। जी जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि पीएम गति शक्ति के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे को अगर बदलना है और क्षमता निर्माण करनी है तो मिलके ही चलना होगा राज्य और केंद्र दोनों को। और इसमें जो हमारे मुख्य सचिव हैं, जो प्रशासनिक हमारा ढांचा है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आपके सांसद में इस हफ्ते देखिए, राजनीति में 30 वर्षों का अनुभव रखने वाले